नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल DIS के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, अपनी जो रिवीजन क्लास चल रही थी भारतीय इतिहास को लेकर, उसमें हम ऋग्वैदिक काल को लेकर बात कर चुके हैं। यानी अपनी क्या है, भारतीय इतिहास की रिवीजन क्लास 3 रिवीजन क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज अपनी चौथी क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल को लेकर। सबसे पहले देखेंगे उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय क्या माना जाता है, उत्तर वैदिक काल। सबसे पहली लाइन इसमें देखती हैं कि वह काल जिसमें 3 अन्य वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद व अन्य वैदिक साहित्य लिखा गया। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या लिखा गया, 3 तो यह वेद लिखे गए व अन्य वैदिक साहित्य लिखा गया। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सप्त सैंधव से बढ़कर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हुआ। यानी जो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार था वह कहाँ तक था, सप्त सैंधव प्रदेश तक। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया, सप्त सैंधव से बढ़कर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक। इस क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मध्य देश कहा जाता है। बात करते हैं कि ये उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार हुआ था कहाँ से कहाँ तक लेकर, सप्त सैंधव से बढ़कर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक। तो इसका कारण क्या था कि उत्तर वैदिक काल में आर्य किससे परिचित हो गए, लोहे से। किससे परिचित हो गए, लोहे से। तो लोहे से क्या करने लगे, हथियार व उन्नत कृषि औजार बनाने लगे। जब उनके पास हथियार आ गए और वह उन्नत कृषि कार्य करना स्टार्ट कर चुके थे, तो सीधी सी बात है कि साम्राज्यवादी नीति का क्या होगा, जन्म होगा। किसका जन्म हुआ, साम्राज्यवाद नीति का। तो उनका विस्तार भी क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश से लेकर कहाँ से कहाँ तक बढ़ गया, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक। आपको यह ध्यान रखना होगा इसे क्या कहते हैं, मध्य देश कहते हैं। और कारण पूछा जाए तो सिर्फ आपको एक ही बताना है कि यह किससे परिचित हो गए, उत्तर वैदिक आर्य लोहे से परिचित हो गए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। बात करते हैं राजनीतिक जीवन को लेकर। कैसे, इनके राजनीतिक जीवन को लेकर। इसमें क्या है, सभावा समिति का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो गया, सभावा समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा को राजा की प्रीवी काउंसिल माना जाने लगा। यानी सभा को क्या माना जाने लगा, राजा की प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल का मतलब है सलाहकारी निकाय। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि राज्य का स्वरूप कैसा हो गया, कबीलाई ना रहकर क्षेत्रीय हो गया। यानी यह और क्या है, क्षेत्र विशेष में बसने लग गए। पहले जो कबीलों में निवास करते थे वह क्या हो गए, क्षेत्रीय हो गए। कुछ कबीलों का आपस में विलय हो गया, जैसे पुरु प्लस भरत मिलकर क्या हो गया, कुरु। किरीबी प्लस तुर्वस मिलकर क्या हो गया, पांचाल। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा, राजा में देवत्व का निवास माना जाने लगा। राजा की देवता के प्रतिनिधि के रूप में पूजा की जाने लगी। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या की जाने लगी, राजा की देवता के प्रतिनिधि के रूप में पूजा की जाने लगी। तो इसमें आपको सिर्फ 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि सभा व समिति का अस्तित्व क्या है, समाप्त हो चुका था। और सभा को क्या है, राजा की प्रीवी काउंसिल के रूप में अस्तित्व में लाया गया, यानी सलाहकारी निकाय। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना होगा कि राजा में देवत्व का निवास माना जाने लगा। यानी राजाओं को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में सम्मान देना शुरू हो गया। बात करते हैं प्रशासनिक तंत्र में परिवर्तन। यानी राजा प्लस सहयोगी, यानी राजा यानी प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, प्रशासन को स्वाभाविक रूप से संचालन में सहयोग। यानी जो राजा होता था और उसकी जो सहयोगी मंत्री परिषद होती थी, उसके प्रशासन को स्वाभाविक रूप से संचालन में सहयोग कौन करता था, रत्निन। कौन, रत्निन। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्व यज्ञ का प्रचलन हो गया। यानी उत्तर वैदिक काल में किसका प्रचलन हो गया, राजस्व यज्ञ का प्रचलन। राजा प्रत्येक रत्निन के घर जाकर राजस्व यज्ञ का संपादन करते थे और राजा को रत्निंदकर कहा जाता है। यानी राजा को क्या कहा जाता है, रत्निंदकर। और रत्निनों में व्यावसायिक वर्ग को भी शामिल किया गया। रत्निनों में किसे के शामिल भी किया गया, व्यावसायिक वर्ग को भी शामिल किया गया। और इस रत्निनों में कौन सी श्रेणी के लोग आते थे, इसमें क्षत्रिय शामिल थे, ब्राह्मण शामिल थे व वैश्य शामिल थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है
कि रत्ननों में राजा की पटरानी से लेकर रथकार तक के लोग शामिल थे। यानी राजा की पटरानी से लेकर रथकार तक के लोग शामिल होते थे किसमें? रत्ननों में। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राजा सहित कुल रत्ननों की संख्या। तो राजा सहित कुल रत्ननों की संख्या आपको पूछी जाए तो आपको कितना आंसर देना है? 12। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको ध्यान रखने होंगे कि एक तो राजा क्या है, प्रत्येक रत्न के घर कौन सी यज्ञ का संपादन करता? राजस्व यज्ञ का। और राजा को क्या कहा जाता था? रत्नेंद्रकर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें 3 वर्ण के लोग शामिल होते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण व शूद्र। और रत्नों में क्या है, राजा की पटरानी से लेकर कौन कौन शामिल होते थे? रथकार तक के लोग शामिल होते थे। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजा सहित कुल रत्नों की संख्या। तो राजा सहित कुल रत्नों की संख्या आपको आंसर देना है 12। कितनी? 12। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें हम कुछ रत्नों को देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा संग्रहिता। संग्रहिता कौन था? किसके बारे में? संग्रहिता के बारे में। तो इसमें आपको आंसर देना है, यह कौन था? कोषाध्यक्ष। उसके बाद आपसे पूछा जाए अच्छवाप। तो यह कौन होते थे? चौपड़ पासे के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी, और यह पासा विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा गोविक कर्तन। तो यह गाय विभाग का प्रमुख होता था, या इसे क्या कहते थे? गवाध्यक्ष। उसके बाद आपसे पूछा जाए पालागल। तो यह राजा का मित्र होता था, यह संदेश वाहक के कार्य करता था, जिसे क्या कहते थे? विदूषक। बात करते हैं भागदूत के बारे में। तो यह कौन होता था? कर संग्रह करता। बात करते हैं छत्री। तो यह कौन होता था? राजप्रसाद का रक्षक। बात करते हैं नेक्स्ट महिषी। महिषी कौन होती थी? पटरानी। कौन? पटरानी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। आपसे पूछा जाए बवाता क्या था। तो बवाता क्या था? राजा की सेकंड प्रिय रानी, यानी फर्स्ट के अलावा जो सेकंड होती है जो प्रिय रानी, उसे क्या कहते थे? बवाता। बात करते हैं परिव्रती। परिव्रती कौन होती थी? उपेक्षित रानी। कौन? उपेक्षित रानी। बात करते हैं सतीपति। तो यह 100 गांव का प्रशासक होता था, और इसे रत्नों में शामिल नहीं माना जाता है। बात करते हैं स्थपति। तो यह सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक होता था, यानी आदिवासी क्षेत्रों का, और यह मुख्य न्यायाधीश होता था, और यह रत्नों में शामिल नहीं होता था। कौन? स्थपति। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा राजाकृत, यानी शाब्दिक अर्थ होता है राजा द्वारा निर्मित। तो आपको ध्यान रखना है तक्षण। तक्षण का मतलब क्या है? रथकार। ग्रामीण का मतलब क्या है? गांव का मुखिया। सूत का मतलब होता है राजा का रथवान। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा विरास। राजा के प्रमुख व सहयोगी व्यक्तियों का समूह क्या होता था? विरास। इसमें कौन कौन शामिल होते थे? इसमें राजा, रानी, पुत्र, भाई, पुरोहित, सूत, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, संग्रहता, यह सब लोग किसमें शामिल होते थे? इस समूह में। तो विरास के बारे में आपको पता चल गया। यह क्या होता था? राजा के प्रमुख सहयोगी व व्यक्तियों का समूह। बात करते हैं सामाजिक जीवन को लेकर, यानी उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को लेकर बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जन्म पर आधारित। किस पर? जन्म पर आधारित थी। और समाज पूर्णतः 4 वर्णों में विभाजित हो गया। समाज पूर्णतः कितने वर्गों में विभाजित हो गया? 4 वर्णों में विभाजित। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। इस समय भी उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति कैसी थी? तो शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। बात करते हैं नेक्स्ट। शूद्रों को पाणिनि ने 2 भागों में विभाजित किया है। शूद्रों ने पाणिनि, यानी शूद्रों को पाणिनि ने कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। तो 2 भाग कौन कौन से थे? उसके बाद आपको ध्यान रखना है निर्वसित व अनिर्वसित। निर्वसित यानी जो गांव से बाहर रहते थे, यानी वह शूद्र जो गांव से बाहर निवास करते थे, यानी गांव से बाहर। और गांव में निवास करने वाले कौन होते थे? अनिर्वसित। अनिर्वसित। आपको ध्यान रखना है सामाजिक जीवन के बारे में कि समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। शूद्रों की स्थिति कैसी थी? दयनीय। और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित। और शूद्रों को पाणिनि ने कितनों भागों में विभाजित किया? 2 भागों में, निर्वसित व अनिर्वसित। निर्वसित यानी जो गांव से बाहर निवास करते थे, और अनिर्वसित यानी गांव में निवास करने वाले शूद्र। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या है? मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलन में आए। समाज में कितने प्रकार के विवाह प्रचलन में आए? 2 प्रकार के। तो आपको तो यहाँ से देखना है अनुलोम विवाह कौन सा होता था, प्रतिलोम विवाह कौन सा होता था। यानी उच्च वर्ण का पुरुष, यानी पुरुष कैसा? उच्च, और महिला कैसी? निम्न, इनका विवाह होता था। उसे क्या कहते? अनुलोम। क्या कहते उसे? अनुलोम। उसके बाद आपको प्रतिलोम ध्यान रखना है। तो इसमें उच्च वर्ण की क्या होती थी? महिला उच्च और पुरुष निम्न। यानी प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की महिला होती थी और निम्न वर्ग का पुरुष होता था, और यह विवाह होता था, उसे क्या कहते थे? प्रतिलोम। अब इन दोनों के अनुलोम व प्रतिलोम के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं कि महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह ययाति नामक राजा के साथ, वह महर्षि अंगिरस की पुत्री राजा असंग नामक राजा के साथ विवाह हुआ। यह अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के उदाहरण हैं। तो अनुलोम विवाह कौन सा होता था, प्रतिलोम विवाह कौन सा होता था, यह आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि स्त्रियों की स्थिति के बारे में। उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। कन्या का जन्म कष्ट का सूचक माना जाने लगा। किसमें? अथर्ववेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। विवाह 2 चरणों में होता था। विवाह कितने चरणों में होता था? 2 चरणों में। एक पाणिग्रहण संस्कार व सप्तपदी। पाणिग्रहण संस्कार यानी वर वधु के एक दूसरे के दाहिने हाथ थामकर जो शपथ लेते थे उसे क्या कहते हैं? पाणिग्रहण संस्कार। बात करते हैं सप्तपदी। वर वधु एक दूसरे के साथ कदम चलते थे, वैसे क्या कहते हैं? सप्तपदी। अब इन दोनों का मिश्रित रूप, अब प्रेजेंट में जो शादी हो रही है, जो विवाह हो रहे हैं, इन दोनों का संयुक्त रूप हमें देखने को मिलता है। तो आपको तो ध्यान रखना है स्त्रियों की स्थिति के बारे में। कैसी स्थिति? दयनीय। और कन्या का जन्म कष्ट का सूचक माना जाने लगा। और विवाह 2 चरणों में होता था, पाणिग्रहण संस्कार व सप्तपदी। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, स्मृतियों व धर्म ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। बात करते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह कैसा होता था? वधु का पिता वर को कन्या प्रदान करता था। यानी प्रजापत्य विवाह, वधु का पिता वर को क्या करता था? कन्या प्रदान करता था। वर वधु धर्माचरण का, यानी धर्माचरण करते हुए विवाह करते थे, यानी धर्म का पालन करते हुए विवाह करते थे। वह विवाह कौन सा होता था? तो वह होता था प्रजापत्य विवाह। उसके बाद देखते हैं दूसरा आर्ष विवाह। कौन सा? आर्ष विवाह। इस विवाह में एक जोड़ी बैल या गाय दहेज के रूप में दी जाती थी, यानी वर्तमान दहेज प्रथा का कारण माना जाता है। कौन सा विवाह? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में आपको तो ध्यान रखनी है कि एक जोड़ी बैल, और आर्ष विवाह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि दहेज, ये आपको ध्यान रह जाएगा। प्रजापत्य विवाह तो आपको ध्यान रखना है साधारण विवाह, यानी धर्म का पालन करते हुए जो साधारण विवाह किया जाता था वह कौन सा होता था? प्रजापत्य विवाह। आर्ष विवाह में एक जोड़ी बैल या गाय दहेज के रूप में दी जाती थी, यानी वर्तमान दहेज का कारण आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है आर्ष विवाह। बात करते हैं तीसरा देव विवाह। इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह, यानी देव विवाह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पुरोहित के साथ अपनी कन्या का जो विवाह करते थे उसे क्या कहते हैं? देव विवाह। अब बात करते हैं नेक्स्ट चौथे प्रकार के विवाह के बारे में। चौथा प्रकार है ब्रह्म विवाह। इसमें पिता अपनी पुत्री हेतु वेदज्ञ व शीलवान वर का चयन इसे विवाह का सर्वोत्तम
रूप माना जाता है, यानी सर्वोत्तम विवाह। तो आपको आंसर देना है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह से आपको नाम देखते ही आपको याद आ रहा होगा, ब्रह्म विवाह के बारे में जैसे आपने देखा है कि इसके ब्रह्म यानी विद्वान, तो इसमें क्या है, अपनी पुत्र हेतु वेदज्ञ या शीलवान वर का चयन करता था और इसे सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। कौन सा? ब्रह्म विवाह को। बात करते नेक्स्ट विवाह, गंधर्व विवाह। यह आधुनिक प्रेम विवाह यानी लव मैरिज। क्या? लव मैरिज। कौन सा? गंधर्व। बात करते हैं नेक्स्ट आसुर विवाह। इसमें पिता द्वारा अपनी पुत्री के बदले धन लेकर विवाह किया जाता था, यानी धन लेकर। आपको ध्यान रखना है कि धन लेकर पुत्री का पिता क्या करता था, धन लेकर जो विवाह करता था उसे क्या कहते हैं? आसुर विवाह। बात करते हैं नेक्स्ट राक्षस विवाह के बारे में। तो महिलाओं का अपहरण करके विवाह करना, इस विवाह को छात्र धर्म यानी छात्र विवाह कहा जाता है, यानी क्षत्रियों का धर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि अपहरण करके विवाह किया जाता था उसे क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। बात करते हैं नेक्स्ट पैशाच विवाह के बारे में। किसके बारे में? पैशाच विवाह। छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लिया जाता था, यानी एक तरह से माना जाए तो मैं तो इसे बलात्कार की श्रेणी में डालूंगा, यानी जबरदस्ती कन्या के शरीर पर अधिकार करना। क्या? कौन सा विवाह? पैशाच विवाह। इसे सबसे नीच व अधम श्रेणी का विवाह माना जाता है। वहीं आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि क्रम संख्या 1 से 4 तक जो विवाह होते थे वह तो उत्तम श्रेणी के विवाह थे, व क्रम संख्या 5 से लेकर जो अभी हमने 8 तक बात की है वह निम्न श्रेणी के विवाह थे, यानी जो पहले 4 थे वह तो बेस्ट थे, और 5 से लेकर जो 8 तक थे, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, यह कैसे थे? निम्न श्रेणी के, यानी गंदे विवाह थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसमें देखते हैं सामाजिक जीवन को लेकर, यानी उत्तर वैदिक काल के किसको लेकर? सामाजिक जीवन को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा सामाजिक जीवन में कि जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत कितने संस्कार किए जाते थे? 16 संस्कार। कितने संस्कार किए जाते थे? 16 संस्कार। बात करते हैं 16 संस्कारों को लेकर, तो इसमें एक एक संस्कार को लेकर हम बात करते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो पहला संस्कार देखते हैं, कौन सा? गर्भाधान। गर्भाधान में क्या है? गृहस्थ आश्रम का प्रथम कर्तव्य। यह पहला संस्कार कौन सा होता था? गर्भाधान संस्कार। बात करते हैं पुंसवन। गर्भाधान के 3-4 महीने पुत्र की रक्षा व स्वास्थ्य उत्तम संतान की प्राप्ति, यानी गर्भाधान के 3-4 महीने में पुत्र की रक्षा व स्वास्थ्य की समृद्धि हेतु जो पूजा की जाती, जो संस्कार किया जाता था होता था पुंसवन संस्कार। और इसमें क्या है? उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा की जाती, यानी पूजा की जाती। तो आपको तो ध्यान रखना है कि यह तो पहला संस्कार ही है, यह दूसरा संस्कार हो गया, यह गर्भाधानी के 3-4 महीने में किया जाता था। तो दोनों संस्कार जन्म से पूर्व किए जाते थे। आपको यह ध्यान रखना है कि जन्म से पूर्व। और बात करते हैं नेक्स्ट संस्कार के बारे में, और यह सीमंतुनयन, यह भी जन्म से पूर्व ही किया जाता था। जन्म से पूर्व। तो जन्म से पूर्व कौन कौन से 3 संस्कार किए जाते? तो तीनों के आपको नाम ध्यान रखने हैं। तीसरा संस्कार सीमंतुनयन, यह भी जन्म से पूर्व किया जाता था। गर्भपात रोकने हेतु इसमें क्या है? पूजा की जाती थी, यानी जो भी संस्कार किया जाता था माता व संतान की रक्षा हेतु गर्भाधान के 6 या 8वें महीने में किया जाता था। अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु यह संस्कार किया जाता था। तो इसमें हमने देखा सीमंतोनयन संस्कार के बारे में। अब बात करते हैं जातकर्म संस्कार। कौन सा संस्कार? जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार में आपको ध्यान रखना होगा कि बालक को सोने की सलाखा से पंचामृत चटाकर जो संस्कार किया जाता था, यानी जन्म के बाद पहला संस्कार कौन सा है? जन्म के बाद पहला संस्कार
माता पहली बार अपनी संतान को स्तनपान कराती है, कौन से संस्कार में? जातकर्म संस्कार में। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगला संस्कार, तो नामकरण संस्कार। कौन सा? नामकरण संस्कार। इसमें बच्चे के जन्म के 7वें या 11वें दिन नाम रखा जाता है, कौन से संस्कार में? नामकरण संस्कार में। बात करते हैं निष्क्रमण संस्कार। पहली बार बालक को क्या है? सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, यानी घर से बाहर ले जाया जाता है, वह कुआं पूजन किया जाता है। यह जन्म के चौथे महीने में किया जाता है, कौन सा संस्कार? निष्क्रमण संस्कार। बात करते हैं अगले संस्कार अन्नप्राशन संस्कार के बारे में। यह 7वां संस्कार है, कौन सा? अन्नप्राशन संस्कार। बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, यानी बालक को पहली बार क्या किया जाता है? अन्न खिलाया जाता है। खीर खिलाते थे, यानी यह अमृत के समान होती थी। यह जन्म के 6वें महीने में किया जाता है। जन्म के 6वें महीने में पहली बार क्या खिलाया जाता है? अन्न। और अन्न में भी क्या खिलाई जाती है? खीर। और इसे क्या माना जाता है? अमृत के समान। तो आपको तो ध्यान रखना है, जन्म के 6वें महीने में किया जाता है, पहली बार अन्न खिलाया जाता है, कौन से संस्कार में? अन्नप्राशन संस्कार में। अब बात करते हैं अगले संस्कार के बारे में, तो अगला संस्कार है 8वां चूड़ाकर्म, जडूला या लटूरिया संस्कार। यह इसमें क्या किया जाता है? इसमें बालक का पहली बार क्या करवाया जाता है? मुंडन करवाया जाता है। यह पहले से लेकर 30वें वर्ष के बीच कभी भी किया जा सकता है। कौन सा संस्कार? चूड़ाकर्म या जडूला संस्कार। कौन सा संस्कार? चूड़ाकर्म या जडूला संस्कार। बात करते हैं नेक्स्ट संस्कार के बारे में, कर्णवेद। यह बालक के कानों को पहली बार छेदा जाता है। किसको? कानों को। सर्वप्रथम कानों में क्या किया जाता है? गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कौन से संस्कार करते समय? कर्णवेद संस्कार के समय। बात करते नेक्स्ट संस्कार विद्यारंभ संस्कार। गुरु के पास प्रथम बार विद्या हेतु भेजना, कौन सा संस्कार? विद्यारंभ संस्कार। बात करते हैं नेक्स्ट संस्कार 11वें संस्कार के बारे में। किसके? 11वें संस्कार के बारे में। बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है, यानी यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है। उपनयन संस्कार कौन सा होता है? इसमें बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है, क्या? जनेऊ। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, कौन से संस्कार में? उपनयन संस्कार में। बात करते हैं नेक्स्ट अगले संस्कार, तो अगला संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इसमें गुरु के सानिध्य में रहकर वेदों का अध्ययन करवाया जाता है, कौन से संस्कार में? वेदारंभ संस्कार में। बात करते हैं 13वां संस्कार केशांत या गोदान संस्कार। इसमें प्रथम बार दाढ़ी, मूछ व बाल काटना आदि क्रियाएं की जाती हैं, कौन से संस्कार में? केशांत या गोदान। बात करते हैं नेक्स्ट संस्कार समापवर्तन संस्कार। इसमें समस्त विद्याओं में निपुण होने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है? समापवर्तन संस्कार। बात करते हैं अगले संस्कार को लेकर, तो अगले संस्कार में आपको ध्यान रखना है 15वां संस्कार कौन सा होता है? विवाह संस्कार, जिसमें विवाह किया जाता है। और उसके बाद 16वां व अंतिम संस्कार होता है अंतिम व 16वां कौन सा होता है? अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार के बारे में आप सभी जानते हैं। बात करते हैं धार्मिक जीवन को लेकर, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। उसमें आपको ध्यान रखना है देव मंडल की कल्पना, यानी श्रीदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की गई है। और धार्मिक जीवन में तर्क का उदय हुआ, स्वर्ग नरक की अवधारणा का जन्म हुआ, कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। उपनिषदों की रचना हुई, कौन से काल में? उपनिषद काल में। अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलन में आए, कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। कई महीनों व वर्षों तक यह चलते थे और इसे स्रोत कहा जाता था, यानी अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलन में आए, इन्हें क्या कहा जाता? स्रोत कहा जाता था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मंत्रों व उच्चारण पर बल दिया जाता था, किस समय? उत्तर वैदिक काल के समय। किस पर बल दिया जाता था? मंत्रों व मंत्रोच्चारण पर। उसके बाद आपको नेक्स्ट महत्वपूर्ण यज्ञ ध्यान रखने होंगे राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। यह कब होता था? यह राजा के सिंहासनारूढ़ होने के समय। और इसमें किसकी पूजा की जाती? इंद्र व प्रजापति की पूजा की जाती थी, किसमें? राजसूय यज्ञ में। दूसरा यज्ञ देखेंगे वाजपेयी यज्ञ।
इसमें राजा में देवी शक्तियों के आरोहण हेतु कौन सा यज्ञ किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ। और इस यज्ञ में रथ दौड़ होती थी। कौन सी दौड़ होती थी? रथ दौड़। राजा के सहयोगियों के द्वारा राजा को विजय बनाया जाता था। किसमें? रथ दौड़ में। तो वाजपेयी संस्कार में आपको ध्यान रखना है कि राजा में देवी शक्तियों के आरोहण हेतु किया जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ। और इस यज्ञ में क्या आयोजन होता था? रथ दौड़ होती थी। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अश्वमेध यज्ञ के बारे में। किसके बारे में? अश्वमेध यज्ञ के बारे में। इसके बारे में ज्यादातर लोग वैसे परिचित होंगे, फिर भी इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। राजा के चक्रवर्ती होने के लिए किया जाता था। यानी किसके लिए? राजा के चक्रवर्ती होने के लिए, साम्राज्य विस्तार हेतु। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि अपनी ताकत का कोई परिचय देना चाहे तो वह बोल देगा कि मैंने जो घोड़ा दे रखा है वह इसे पकड़ेगा, उसे हमसे क्या करना पड़ेगा? युद्ध। और यह यज्ञ कितने टाइम तक चलता था? यह यज्ञ 1 वर्ष तक चलता था। इस यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता था। यह अश्व जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता वह क्षेत्र राजा के अधीन माना जाता था। और इस यज्ञ में याज्ञ की पत्नी का होना अनिवार्य था। याज्ञ की पत्नी का होना अनिवार्य था। कौन से यज्ञ में? अश्वमेध यज्ञ में। और यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा धीराज की उपाधि ली जाती थी, यानी राजाओं का राजा। यानी अश्व पर चुनौती लिखी जाती थी और इस चुनौती को जो धारण करता यानी अश्व को जो पकड़ता उसे राजा से क्या करना पड़ता? युद्ध करना पड़ता। तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं नेक्स्ट अग्निष्टोम यज्ञ। किसके बारे में? चौथी यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में सोमरस पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। यानी इसमें क्या है? पशु बलि दी जाती थी, सोमरस पीसा जाता था। और इस यज्ञ को कराने से पूर्व याज्ञिक व उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन यापन करना पड़ता था। उसके बाद देखते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ। संतान प्राप्ति हेतु किए जाने वाला यज्ञ। कौन सा? पुत्रेष्टि यज्ञ। बात करते हैं क्रीडिष्टि यज्ञ। अकाल के समय वर्षा हेतु किए जाने वाला, यानी अकाल के समय वर्षा हेतु किए जाने वाला यज्ञ कौन सा है? क्रीडिष्टि यज्ञ। इसमें इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन सा आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है क्रीडिष्टि यज्ञ। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अगले यज्ञ के बारे में। तो पुरुषमेव यज्ञ, यानी 7वां यज्ञ कौन सा? पुरुषमेध यज्ञ। इस यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी और 25 यूपों का प्रयोग किया जाता था। 25 यूप, यानी यूप के बारे में आपको पता है यह क्या होता था? यज्ञ स्तंभ। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि गृहस्थों द्वारा यानी गृहस्थ आर्यों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु कौन से यज्ञ किए जाते थे? गृहस्थ आर्यों के द्वारा ब्रह्मदेव ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु। उसके बाद पितृ यज्ञ, पितरों को प्रसन्न करने हेतु। आपको ध्यान रखना है गृहस्थ आर्यों के द्वारा कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। मनुष्य यज्ञ, इसमें अतिथि सत्कार हेतु किए जाने वाला यज्ञ कौन सा? मनुष्य यज्ञ। बात करते हैं कौन सा? भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु कौन सा यज्ञ किया जाता था? भूत यज्ञ। बात करते हैं 3 ऋण। किसके बारे में? 3 ऋण के बारे में, यानी गुरु ऋण के बारे में। ऋषि ऋण, प्राचीन ज्ञान विज्ञान साहित्य के प्रति समर्पण। गुरु से प्राप्त शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। कौन से यज्ञ में? ऋषि ऋण में। बात करते हैं पितृ ऋण, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, संतानोत्पत्ति द्वारा किया जाने वाला यज्ञ। कौन सा? पितृ यज्ञ। यह किसके द्वारा किया जाता था? तो आपको पता है प्राचीन ज्ञान विज्ञान व साहित्य के प्रति समर्पण हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन सा है? ऋषि यज्ञ। आपको 3 यज्ञ ध्यान रखने हैं मोटे मोटे, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ व अगला कौन सा है? देव यज्ञ। देवताओं व भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व ये होता था इसमें कौन से? देव यज्ञ में। अब बात करते हैं यहाँ से 4 पुरुषार्थ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो 4 पुरुषार्थ आपको ध्यान रखने हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ व काम यह तो जीवित किए जाते थे गृहस्थ आश्रम के दौरान।
वह मोक्ष मृत्यु के उपरांत संन्यास आश्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। कौन सा? मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ आपको ध्यान रखने हैं, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, किसके बारे में? आर्थिक जीवन के बारे में। यानी उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि व पशुपालन। और यह लोहे से परिचित होते थे। लोहे को क्या कहते हैं? श्याम अयस या कृष्ण अयस। और तांबे को क्या कहते थे? लोहित ययस। क्या कहते थे? लोहित अयस। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, श्रेष्ठी गढ़ व गणपति शब्दों का उल्लेख मिलता है। किसके लिए मिलता है? व्यापारियों हेतु। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कर या राजस्व केवल वैश्य वर्ग द्वारा दिया जाता था। यानी उत्तर वैदिक काल में कर किसके द्वारा दिया जाता था? सिर्फ वैश्य वर्ग के द्वारा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। सूदखोर यानी कुशीदनी या बैकनोट, यानी जो सूदखोर होते थे, सूदखोर उसे क्या कहते थे? कुशीदनी या बैकनोट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मुद्राओं के बारे में। तो शतमान, कृष्णल व पाल, ये मुद्राओं के प्रकार हैं। उसके बाद आपको शतपथ के बारे में ध्यान रखना है कि शतपथ का उल्लेख मिलता है, शतमान का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने हेतु प्रयोग किया जाता था किसका? शतमान मुद्रा का। तो यहाँ पर हमने उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। इसमें सबसे पहले हमने देखा मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि व पशुपालन। क्या? कृषि व पशुपालन। उसके बाद देखा हमने, यह लोहे से परिचित होते थे। और तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस कहते थे। व्यापारियों हेतु 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता था, श्रेष्ठी, गढ़ व गणपति। और कर या राजस्व सिर्फ किससे लिया जाता था? वैश्य वर्ग से। महाजनी प्रथा का उल्लेख आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है शतपथ ब्राह्मण में। और जो सूदखोर होते थे उन्हें क्या कहते थे? कुशीदन या बैकनोट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है वैदिक सभ्यता के मृदभांड संस्कृति के बारे में। तो मृदभांड संस्कृति, 4 प्रकार के मृदभांड पाए जाते थे, लाल, काले, लाल व काले व चित्रित या गेरुए रंग के, चित्रित दूसरे या गेरुए रंग के मृदभांड पाए जाते थे। उसके बाद आपको देखना होगा नोट में कि सर्वाधिक चित्रित दूसरे मृदभांड कहाँ से मिले हैं? सर्वाधिक चित्रित दूसरे मृदभांड कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा से मिले हैं। भगवानपुरा यानी कुरुक्षेत्र से मिले हैं। और बात करते हैं इनका पतन का कारण क्या था? वैदिक कर्मकांड बढ़ना। क्या कारण था? वैदिक कर्मकांड बढ़ना। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या है, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल का अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रमुख प्रश्नों के बारे में। इस प्रकार के एक एक प्रश्न होंगे जिसमें मैं आपको अध्ययन करवा दूंगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।